कुछ देर पहले राज्यसभा में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री की तरफ से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से जवाब दिया गया कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चलता है, उस पर सख्ती को लेकर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है। हम आलोचना के भी अधिकार का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं क्योंकि ये संविधान का अंग है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सर, दूसरी बात, हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया को बहुत ही आदर से लेते हैं और चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाव को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह भी हम कहना चाहते हैं और उसमें चुनाव आयोग के साथ साथ सरकारें भी काम करेंगी। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से सदन में साफ कर दिया गया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे बात ट्विटर की हो, चाहे बात फेसबुक की हो या फिर व्हाट्सएप की। उनको साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की फेक न्यूज पर कार्रवाई होगी। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि आप भारत में आइए, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, उसका हम सम्मान करते हैं, आप भारत में पैसा भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान और उसके कानून के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा और अगर ऐसा किसी भी सूरत में होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नफरत भरे ट्वीट के मुद्दे पर ट्विटर इंडिया को जमकर लगाई फटकार। रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में काम करना है तो उन्हें भारत के कानून का पालन करना होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। फेक न्यूज का सवाल है सर, मित्रवर प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं सर। एक फेक न्यूज को बस्ट करने का हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और जो फेक न्यूज डालते हैं तुरंत उसका करेक्शन भी यहीं आ जाता है। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा। तो राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सीधे तौर पर ये चेतावनी देते हुए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनको भारत में काम करने से हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उन्हें भारत के कानून का पालन तो करना होगा। आपको बता दें, ट्विटर से जवाब भी मांगा गया था नफरत भरे ट्वीट्स के मामले में। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर को कड़ी फटकार भी लगाई। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ट्विटर के अधिकारियों की बैठक भी हुई। सरकार ने ट्विटर को भारतीय कानूनों का पालन करने के साफ तौर पर निर्देश भी दिए, जिस पर ट्विटर के अधिकारी भी उस पर रजामंदी जताते हुए नजर आए। लेकिन ये एक बार सदन में किस तरीके से कड़ी चेतावनी दी, जरा सुनिए। ऐसा क्या है सर कि मुंबई, वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो सर, आप वैमनस्य ना फैलाएं, आप हिंसा ना फैलाएं, झूठी खबरें ना फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहेंगे। तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के संविधान का पालन करें, भारत के कानून का पालन करें और भारत में वैमनस्य फैलाने की कोशिश अगर कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें, जिस तरीके के नफरत भरे ट्वीट्स सामने आए थे उसको लेकर केंद्र सरकार ने ट्विटर से जवाब मांगा था। हालांकि ट्विटर की तरफ से कुछ अकाउंट्स पर तो जरूर कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ अकाउंट्स पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर केंद्र ने सख्ती दिखाई। जब ट्विटर इंडिया के जो अधिकारी थे, बेटर दे हैव इट इन द हैंड, तो मैं बैठ जाऊं। एक सेकेंड प्लीज। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, सेंसिटिव मामला है, इसलिए कृपया आपको। ओके मंत्री जी। सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, पिछले साल सितंबर में
इस गरिमामयी सदन के समक्ष मैंने एक विस्तृत वक्तव्य ईस्टर्न लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हुई डेवलपमेंट्स के बारे में दिया था। मैंने यह बताया था कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया था। चीन द्वारा LAC के आसपास कई बार ट्रांसग्रेशन का भी प्रयास किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। आज मैं इस सदन को कुछ और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है। हमारा यह लक्ष्य है कि LAC पर डिसएंगेजमेंट तथा यथास्थिति हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। मैं संक्षेप में वहां की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में सदन को दोबारा अवगत कराना चाहता हूं। सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि तथा कथित चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है, परंतु LAC पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। इससे चीन भी अच्छी तरह अवगत है। कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यह जिक्र किया गया है कि LAC तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे NSA श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है सभापति महोदय कि यह अत्यंत आवश्यक है कि LAC के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। सभापति महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि LAC के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी LAC के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पेंगांग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं।
भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी एवं मान्य चौकियों पर वापस लौट गई। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं।
इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ संपूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इस विषम एवं भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य और वीरता के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा करे। और सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिसएंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा। सभापति महोदय, मैं इस बात से भी पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह पूरा सदन, चाहे कोई किसी भी दल का क्यों न हो, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा है और एक स्वर से समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व को जाएगा। सभापति महोदय, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू डिफेंस मिनिस्टर। We'll be going to discuss तो देश के budget. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सदन को ये बताया गया कि डिसएंगेजमेंट पर जो समझौता है वो चीन के साथ हो चुका है। उन्होंने कहा कि पैंगोंग लेक एरिया में डिसएंगेजमेंट का समझौता हुआ है और इसके मुताबिक जो दोनों देशों की सेनाएं हैं वो वापस अपनी चौकियों पर लौटना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि चीन की सेना फिंगर 8 तक पहुंच चुकी है, तो वहीं भारतीय सेना फिंगर 3 तक रहेगी, यानी 4 को लेकर जो लगातार विवाद चल रहा था फिंगर 4 तक, वहां पर अब पेट्रोलिंग नहीं होगी। कुछ इस तरीके से बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि पैंगोंग लेक को लेकर समझौता हो गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पिछले साल सितंबर से लेकर लगातार जो कमांडर स्तर की बातचीत चल रही थी, राजनयिक स्तर की बातचीत चल रही थी, उसके बाद अब इस नतीजे पर पहुंचे कि समझौता पैंगोंग लेक पर हो गया है। पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि LAC के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी LAC के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पैंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप बोल हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं, तो वहीं हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, यानी पैंगोंग लेक जिस पर लगातार विवाद चल रहा था भारत और चीन के बीच, कमांडर स्तर की बातचीत, राजनयिक स्तर पर बातचीत, अब राजनाथ सिंह ने ये बताते हुए साफ कर दिया है कि समझौता हो गया है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? यानी उन्होंने कहा कि 8 तक अब चीन पहुंच गया है और 3 तक भारतीय सेना, यानी अब इस बीच पेट्रोलिंग नहीं होगी। देखिए, दो चीज़ें साफ हो गई हैं, कौन जीता कौन हारा इस पर चीन और ग्लोबल टाइम्स भले ही लाख अटकलें लगाता रहे, लेकिन ये जो चंद पिछले कुछ महीनों में हुआ है ये दिखाता है कि भारत की सेना और भारत की सरकार ने चीन के आगे न पीछे हटी है न घुटने टेके हैं, और आंख आईबॉल टू आईबॉल जिसे बार बार राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, वो आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट में रही है, और शायद इसीलिए चीन को इस बार डिसएंगेज
करना पड़ा है पेंगोंग त्सो के आगे, और इससे बहुत सारे सबक भी मिले हैं भारत सरकार को और भारतीय सेना को। पहला जो सबसे पहले हुआ था कि ग्राउंड जीरो पर जो कमांडर हैं उनको कह दिया गया है कि आप स्थिति के अनुसार फैसला लें, आपको दिल्ली या फिर अपने कमांड को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा अहम फैसला है जिसके चलते भारत की सेना का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। दूसरा, भारत की सेना ने जिस तरह से बर्फीले पहाड़ों में इस बार तैयारी की है, चीन की सेना के सामने सतर्क रहने की, चीन के सामने सीना तान कर खड़े रहने की, वो भी एक बहुत बड़ा सबक है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये काफ़ी ये फ़ायदा होगा भारत की सेना को, जो 4000 किलोमीटर लंबी चीन के साथ सीमा है। तो ये काफ़ी फ़ायदे का रहा है डिसएंगेजमेंट, और ये दिखा रहा है कि भारत सरकार अब कम से कम एक कदम पीछे नहीं हटने वाली है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। सदन में रक्षा मंत्री ने बताया कि एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच 9 दौर की बातचीत हुई। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। विकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्व पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। संदीप बोल, आप समझाइए जरा इन तमाम बातों को, क्योंकि वहां पर जो स्थिति है और जो विवाद रहा है उसको आपने बेहद करीब से देखा है। अब जो समझौता हुआ है उसके मायने क्या हैं, क्या मतलब है उसका? देखिए, ज़मीन पे अगर बात करें, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि पेंगोंग त्सो में जो सबसे बड़ा विवाद था वो कहीं ना कहीं सुलझता नजर आ रहा है, सहमति बन गई है। डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस कल से शुरू भी हो चुका है, लेकिन ज़मीन पर इतने तादाद में जो सेनाएं इस वक्त वहाँ पे दोनों देशों की मौजूद हैं, उनको अभी समय लगेगा। हालांकि 48 घंटे का टाइम ज़रूर दिया गया। 48 घंटे के बाद जो है ये एक रिव्यू किया जाएगा कमांडर्स की तरफ से, और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि भारत ने जिस तरीके से अपना रुख इस पूरे मसले पर रखा है, चीन को अपने आप को बैकफुट पे जाना पड़ा, क्योंकि सदर्न पेंगोंग में जिस तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़े थे और कई सारे पोस्ट जो है हम लोगों ने कैप्चर किए हुए थे, एडवांटेज पोस्ट पे थे, उसी की वजह से चीन बातचीत की मेज़ पर अपने सुर जो है वो धीमे रख रहा था, क्योंकि उनको पता था कि भारत ने दक्षिणी पेंगोंग के इलाकों में उन सारे चोटी पर जो है अपना कब्जा बनाया हुआ है जो कि उनके लिए नुकसानदायक है, और ऐसे में उसको पेंगोंग के जो नॉर्थ बैंक है, फिंगर एरिया है, वहाँ से पीछे जाना पड़ा। तो ये साफ दिखाता है कि भारतीय सेना ने इस बार जो है चीन को ये साफ कर दिया है कि अब उसकी दादागिरी जो पहले चलती थी वो नहीं चलने वाली। लौटेंगे संदीप आपके पास। रक्षा मंत्री ने कहा कि एलएसी पर तनाव के बाद दोनों देशों के संबंधों पर भी काफी असर पड़ा। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। अमिताभ जी, राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा, और वो हमने देखा भी कि किस तरीके से दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ा। यहां से कई कड़े कदम उठाए गए चीन को संदेश देने के लिए, लेकिन राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि यह संदेश सिर्फ चीन को नहीं है बल्कि दुनिया भर में जा रहा है कि भारत के साथ अगर कोई भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये संदेश साफ है, और पिछले 7-8 महीनों कुछ महीनों का जो घटनाक्रम है उससे ये भी साफ हो गया है कि भारत अब किसी देश के आगे झुकने वाला नहीं है। चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे चीन का मामला हो, भारत सीमा पर चाहे कितने भी दुर्गम घाटियां हो, दुर्गम चोटियां हो पहाड़ की, या फिर बर्फ से भरे हुए सर्दी के महीने, भारत अपने सैनिकों को मुस्तैद रखेगा। भारत उन सैनिकों को सहूलियतें देगा। भारत उन सैनिकों को जिनके पास स्नो में, बर्फ में लड़ने के लिए, बर्फ में तैयार रहने के लिए, बर्फ में गर्म रहने
के लिए जो वस्तुओं की ज़रूरत होती थी वो तमाम चीज़ें मुहैया कराएगा, चाहे उनके लिए मेकशिफ्ट घर ही क्यों ना हो। ये तमाम चीज़ें भारत ने इतनी जल्दी तैयार करके दी हैं, शायद चीन को भी अचंभा हो रहा होगा। तो इससे दो चीज़ें साफ हो गई हैं कि जो राजनाथ सिंह के बयान से होता है कि अब देखते हैं कि सेनाएं कितनी पीछे हटती हैं, क्योंकि भारत सरकार भी जानती है कि चीन और चीन की सेना डिसेप्शन में, कैमोफ्लेज में बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो धोखा देने में सबसे आगे हैं। इसलिए भारत की सेना तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक चीन भी अपनी सेना को डिसएंगेज करके यानी धीरे धीरे पीछे हटाने की तैयारी नहीं करता, क्योंकि जो तैयारी वहां पर थी पूरी युद्ध के स्तर पर तैयारी थी, बहुत ज़्यादा चीन के सैनिक भी थे, भारत के सैनिक भी थे। तो जब तक ये दिखाता है कि कम से कम ट्रस्ट फैक्टर आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये साबित हो गया है कि भारत अब चीन के सामने घुटने टेकने वाला नहीं, भारत चीन के आगे झुकने वाला नहीं है। जी, लेकिन ये जीत तो है ना अमिताभ जी, ये भी आपसे समझेंगे। संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, पैंगोंग लेक पर समझौता हो गया है अब तो नॉर्थ और साउथ में, तो क्या अब काफी हद तक विवाद खत्म? क्योंकि ये बहुत बड़ा विवाद था, हम सोचिए कि देश के भीतर भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश थी, तो क्या अब ये पूरा विवाद एक तरह से सॉर्ट आउट हो गया, ये मान लिया जाए? देखिए, अभी जिस तरीके का बयान है उससे तो ये साफ लग रहा है कि सहमति बन गई है, लेकिन जैसा अमिताभ जी ने कहा कि चीन अपनी चालाकियों से बाज नहीं आता, तो ऐसे में भारतीय सरकार को, भारतीय सेना को चीन की हर उस जो है कार्रवाई पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से जितनी संख्या में इन सारे इलाकों में सेना तैनात थी, ऐसे में एक दिन में जो है वो सारी सेनाएं जो है पीछे नहीं की जा सकती, फेज़ बाय फेज़ मैनर में जो है इसको पीछे किया जाना है। ये तो बात रही पैंगोंग के इलाकों में, लेकिन उसी के आसपास के इलाकों में चीन ने जिस तरीके से अपने जो सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रखा है, अपने साजो सामान जितने भी टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम सब लगा रखे हैं, अब उनको भी फेज वाइज मैनर में पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बॉर्डर से या फिर ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट से हल्का बहुत पीछे जाते हैं लेकिन पीछे का जमावड़ा नहीं हटाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए ही कहा गया 48 घंटे में एक बार रिव्यू किया जाएगा कि वाकई वहाँ पे जहाँ से बातचीत हुई है, जहाँ से कि सेनाएं पीछे होनी है, जो सहमति बनी है वहाँ से सेना पीछे हुई है या नहीं हुई है। और ये क्लॉज जो है वो पहले भी था, जब पहली बार बैठक हुई थी, जब पहली बार बातचीत हुई थी, उस वक्त भी ये तय किया गया था कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। सुनवा देते सदन में राजनाथ सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एलएसी पर तनाव के बाद दोनों देशों के संबंधों पर भी काफी असर पड़ा। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। अमिताभ जी, इसे जीत तो माना ही जाए, क्योंकि जिस तरीके का पूरा विवाद कई महीनों तक चला और लगातार हम ये कहते रहे कि यथास्थिति पर लौटे चीन, उस पर अब सदन में ये बयान, तो क्या लगता है ये जीत है? बिल्कुल। अगर जिन दुर्गम परिस्थितियों में भारत की सेनाओं ने चौकसी बरती है, जिन दुर्गम परिस्थितियों ने भारत सरकार ने संयम बरता है, जो 9 राउंड की बातें हुई हैं, मिलिट्री लेवल की बातें हुई हैं, और हर राउंड में यही कहा गया था कि जो राजनीतिक राजनेताओं ने दोनों देशों के जो बात की है, जिस समझौते पर पहुंचे हैं, उससे दोनों देश की सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी। तो बार बार देश के राजनीतिकों की बात भी हर मिलिट्री राउंड ऑफ टॉक्स में हुई है। तो जाहिर तौर पर इसे भारत की जीत तो कहा जा सकता है, इसे भारतीय सेना की भी जीत कहा जा सकता है, ये भारत की सहनशक्ति और भारत की तैयारियों की भी जीत कहा जा सकता है, जो शायद सियाचिन के बाद ऐसा हुआ होगा कि पैंगोंग त्सो का इलाका और जो चीन के दुर्गम इलाके हैं, उन इलाकों में भारतीय सेना अब हमेशा से मजबूती से खड़ी रहेगी। ये आने वाले दिनों में भी भारत मजबूत रहेगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये जीत है भारतीय सेना के मनोबल की जीत है। सुन लेते राजनाथ सिंह ने सदन में क्या कहा। उन्होंने ये भी कहा कि 1 इंच भी जमीन भारत की किसी को नहीं लेने देंगे। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। संदीप, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अभी 48 घंटे के लिए रुकना होगा? क्योंकि अभी ये डिसएंगेजमेंट पर समझौता है, शुरुआत नहीं हुई है, शुरू नहीं हुआ है दोनों सेनाओं का लौटना। क्योंकि रक्षा मंत्री तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गोला बारूद जरूर इकट्ठा किया हुआ है लंबे समय से, और वो अभी भी एलएसी के आसपास और अपने क्षेत्र में चीन ने इकट्ठा किया हुआ है।
बिल्कुल गायत्री, देखिए जो रक्षा मंत्री ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि यहाँ डिसएंगेजमेंट के लिए सहमति बन गई है, कल से शुरू भी हो गया, लेकिन जिस तरीके से, जिस तादाद में, जिस संख्या में वहाँ पे मौजूदगी है उसको एक दिन में नहीं पूरा किया जा सकता। तो क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप जो है एक मैकेनिज्म तैयार किया जाता है कि पहले 48 घंटे में देखा जाएगा कि जो बातचीत हुई है, बातचीत के तहत चीन ने अपनी सेनाओं को कितने पीछे किया है। इस तरीके का मैकेनिज्म जो है पहली बैठक के बाद भी बना था कि एक बार सर्वे जरूर किया जाएगा, रिव्यू जरूर किया जाएगा, ग्राउंड जो है रियलिटी देखी जाएगी कि क्या सिर्फ बातचीत में ही पीछे हो रहे हैं या वाकई जमीन में ही पीछे हो रहे हैं। लेकिन खुद जब अब रक्षा मंत्री ने यहाँ पे संसद में साफ कर दिया है कि 48 घंटे बाद जो है एक बार फिर से बातचीत होगी कमांडर लेवल स्तर की, और उसके बाद जो है डिसाइड किया जाएगा कि और जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सके, क्योंकि चीन हमेशा बातचीत की मेज पे अलग होता है, जमीन पर अलग होता है। लेकिन अब जिस तरीके से संसद में रक्षा मंत्री ने बात कही है तो ऐसे में माना जा रहा है कि ग्राउंड पे भी ये चीज़ नजर आएगी। लेकिन जैसे कि अमिताभ जी ने पहले भी बोला है कि पूरी तरीके से चीन पर भरोसा करना सही नहीं है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति इस वक्त लद्दाख में है उसके बारे में जो है रक्षा मंत्री जानकारी दे रहे थे, और लगातार जो है फेज बाय फेज मैनर में जो है इसको दूर किया जाएगा। अगर बात करें सदर्न पेंगोंग की बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में चीन के टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, एयर डिफेंस सिस्टम सब तैनात है। और क्या कहा सदन में, एक बार सुन लेते हैं जरा। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा, और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे। अमिताभ जी, यथास्थिति पर समझौता, लेकिन अब आपको लग रहा है कि पलटेगा चीन क्या इस समझौते से भी? देखिए, अभी पलटने की स्थिति में चीन नहीं है, क्योंकि 9 राउंड की बात के बाद अगर चीन डिसएंगेजमेंट को तैयार हुआ है तो जाहिर तौर पर वो समझ गया है कि अब भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है। अब वो दिन नहीं रहे कि हिंदी चीनी भाई भाई करके आप 1955 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर आप 62 में भारत की सीमाओं के भीतर घुसते चले आए थे। अब भारत की सीमाएं पूरी तरह से सतर्क हैं, भारत की सेना सतर्क है। पिछले छोटी छोटी 2 घटनाएं हुई, भले ही वो सिक्किम के बॉर्डर पे हुई हों और अरुणाचल के बॉर्डर पे भारत की सेना ने छोटी मोटी धक्का मुक्की के बाद उन चीनियों को घुसने नहीं दिया है भारत की सीमा में। तो जाहिर तौर पर यही वजह है कि अब यथास्थिति पर लौटने को राजी हुआ है चीन। भारत ने भी 2 टूक कह दिया है कि यथास्थिति पर लौटना होगा। एलएसी का सम्मान करो, आदर करो।